यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक्स बेटे आपके सिलेबस में 7 से 8 नंबर की आएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम सेमीकंडक्टर और उससे बनने वाले डिवाइस को स्टडी करते हैं। इसकी स्टार्टिंग चैप्टर की 14th ग्रुप से है, जिस ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एसन है। एसन एक मेटल है, एक कंडक्टर है, ये दोनों सेमीकंडक्टर है और ये एक इंसुलेटर है। सवाल पेपर में इस तरीके से एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको किसी एक की कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी दे दी जाएगी और आपको बताना है कि किसकी कितनी रेजिस्टिविटी है। जैसे आपको कह दिया गया जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी बताइए और आपको डिजिट दे दिया लगा, लेकिन हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी याद रखेंगे कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8 होती है। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10 की पावर -5 टू 10 होती है और कार्बन की कंडक्टिविटी 10 की पावर -8 के आसपास होती है। अगर रेजिस्टिविटी मैंने आपसे इसकी पूछ ली तो आप क्या करेंगे कि कंडक्टिविटी 1/ρ होता है, तो ρ इज इक्वल टू 1/σ दैट इज इक्वल टू 1/-8 दैट इज 10 की पावर 8 ओम मीटर। दिस विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन और एनी इंसुलेटर। कांसेप्ट क्लियर? इस तरीके से आप सभी की रेजिस्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसके बाद क्या है कि 14th ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल शेल में होते हैं, लेकिन इसमें 2 सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक कंडक्टर है। ऐसा क्यों? दरअसल वैलेंसी सेल के हायर एनर्जी लेवल को आप वैलेंसी बैंड बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आयोनाइजेशन सेल को आप एक कंडक्शन बैंड बोलते हैं जिसके अंदर खाली जगह होती है। कंडक्टर के केस में दोनों लगभग बराबर पर होते हैं, पर इनके बीच की दूरी ना के बराबर होती है। एनर्जी गैप दोनों के बीच का लगभग ना के बराबर होता है। जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए वैलेंसी सेल में चाहिएगी, और ये वो एनर्जी है जो आयोनाइजेशन सेल में चाहिएगी। दोनों के बीच का एनर्जी गैप लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एनर्जी इन कंडक्शन बैंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, energy required to jump electron from valency band to conduction band, it is said to be the forbidden gap or energy gap. Done? तो एनर्जी गैप लगभग कंडक्टर के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इंसुलेटर के लिए ये वैल्यू लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। कांसेप्ट क्लियर? जर्मेनियम में ये गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में ये गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए कंडक्टिविटी जर्मेनियम की ज्यादा होती है और सिलिकॉन परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छा होता है। दरअसल एक साल सीबीएसई ने पूछ लिया कि जर्मेनियम अच्छा क्यों है, लेकिन अच्छा तो सिलिकॉन होता है, इसलिए सिलिकॉन से चिप बनाते हैं, हार्ड डिस्क बनाते हैं। तो आपको मां ये बात नहीं कहनी थी कि सिलिकॉन अच्छा है, आपको कहना था जर्मेनियम इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, उसका एनर्जी गैप कम होने से। और सिलिकॉन अच्छा इसलिए है क्योंकि जर्मेनियम के साथ एक प्रॉब्लम है, जब उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता है, या 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका रिवर्स सैचुरेशन करंट या सैचुरेशन करंट डबल हो जाता है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट जर्मेनियम में ज्यादा होता है और जर्मेनियम बहुत जल्दी फूक जाता है। याद रखेंगे आप। इसके बाद क्या है, जर्मेनियम ज्यादा बेटर क्यों है? क्योंकि कंडक्टिविटी ज्यादा और सिलिकॉन जल्दी नहीं फूकता, इसलिए बेटर है। कांसेप्ट क्लियर हो गया? इस टाइप के सेमीकंडक्टर को जो एलिमेंट्री फॉर्म में होते हैं उन्हें आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस सेल में होंगे उतना ही आयोनाइजेशन बैंड में या कंडक्शन बैंड में खाली जगह होगी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पास 4 होल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कांसेप्ट क्लियर? इनकी लो कंडक्टिविटी होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तब तक कंडक्टिविटी पैदा करेगा जब तक होल ना मिल जाए, और मिल जाएगा तो कंडक्टिविटी खत्म। ये भी ऐसा ही करेगा और ये भी ऐसा ही करेगा, ये भी ऐसा ही करेगा। कांसेप्ट क्लियर? समझ आ गया? कांसेप्ट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं कि कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा हो जाए और कंडक्टर से कम रहे, तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जिस मेथड से आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं उस मेथड को आप डोपिंग कहते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी फ्रॉम 13th ग्रुप और 15th ग्रुप टू अ प्योर सेमीकंडक्टर जस्ट लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। कांसेप्ट क्लियर? तो आपके पास सेमीकंडक्टर 2 तरह के आए। सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक मतलब प्योर मतलब एलिमेंट्री, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स के बराबर होती है, लो कंडक्टिविटी। फिर दूसरे एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक कैसे होते हैं? एक्सट्रिंसिक 2 तरह के हैं, ये इम्प्योर है, ये कंपाउंड है। समझ आ रहा है?
इसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके पास दो तरह के हैं बेटे, एक एक्सट्रिंसिक होते हैं पी टाइप, पी टाइप को चलो मैं लिखूंगा, एक होते हैं एन टाइप। अगर मेरे पास जर्मेनियम या सिलिकॉन की शीट है तो पीपीएम पार्ट पर मिलियन में मैं उसके अंदर एक 15th ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर दूंगा। 15th ग्रुप के लास्ट ऑर्बिट के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके साथ। कंसेप्ट क्लियर? वो जर्मेनियम के जिसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होते हैं उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन लावारिस खाली रह जाएगा। इट विल बी रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर इन्हें कहा जाता है। तो आप किस तरीके से एग्जाम पेपर में लिखेंगे? आप लिखेंगे व्हेन वी डॉप्ड अ डोपेंट फ्रॉम द 15th ग्रुप in ppm to a pure semiconductor sheet or silicon sheet, then n-type semiconductor form. Done? अगर मैकेनिज्म आया तो आप ये लिखेंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन इफेक्ट और कंडक्टिविटी इन द n-type semiconductor. Done? इसके बाद बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर 30th ग्रुप से आप किसी एलिमेंट की डोपिंग पीपीएम पार्ट पर मिलियन में इसमें करते हैं तो 30th ग्रुप एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन और 5 खाली जगह होती है। तो जर्मेनियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ क्या घटित होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और ये एक आकर्षण पैदा करता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यहां आपको हमेशा ध्यान रखना है, डोपेंट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का इफेक्ट होगा। अगर डोपेंट के अंदर डोपेंट इंप्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर इन पीपीएम, अगर होल्स ज्यादा तो पी टाइप इफेक्ट होगा। तो मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये भी न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स के बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या कभी भी नेचर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं बताता। आपको ध्यान रखना है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के एटम के अंदर इतने ही प्रोटॉन इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रल होता है। ये दोनों ही न्यूट्रल होते हैं क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपने डोपेंट ऐड किया एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो रहेगा न्यूट्रल। फिर यहां से जो आपने डोपेंट ऐड किया वो एटम किया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मतलब तीनों के तीनों न्यूट्रल होते हैं। एन टाइप कंडक्टिविटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे हल्के होते हैं। होल्स पी टाइप सेमीकंडक्टर की उसके बाद और सबसे कम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है। कांसेप्ट क्लियर? दरअसल मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन के मास से होल का मास 1836 गुना ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई उसकी मोबिलिटी 1836 गुना कम होगी, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कम करंट चलता है। डन? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली कि ये तीनों न्यूट्रल है और कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा एन टाइप किया, फिर पी टाइप किया, फिर उसके बाद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कांसेप्ट क्लियर? तो डोपिंग के क्या फायदे हैं? डोपिंग से एनर्जी गैप घट जाता है। जर्मेनियम जिसका एनर्जी गैप 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, डोपिंग करने पर उसके बीच की जो एनर्जी गैप बचता है वो एनर्जी गैप लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है। कितना? डोपिंग से जर्मेनियम का एनर्जी गैप 1.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है और सिलिकॉन का एनर्जी गैप डोपिंग से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो जाता है। डन? तो डोपिंग से एनर्जी गैप घटता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। डोपिंग मस्ट बी इन पार्ट पर मिलियन। डन? ठीक है। अब डोपिंग करने से क्या होगा? पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो जाएंगे और जब उन्हें आप एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड हाई इलेक्ट्रिक फील्ड और टेम्परेचर पर एक साथ रखेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, होल्स होते हैं कम, लेकिन होल्स होते जरूर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते जरूर है। जब आप इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स की तरफ माइग्रेट होंगे और अपनी जगह को खाली छोड़ देंगे और दोनों टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक डिप्लीशन लेयर तैयार हो जाएगी। डिप्लीशन लेयर का एक अपना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नेगेटिव टर्मिनल यहां पर आएगा और पॉजिटिव यहां, इसे पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। तो पोटेंशियल बैरियर के बारे में इस बार पेपर में कुछ ना कुछ आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगते हैं 3 नंबर में, वो 3 प्रश्न लगते हैं। पहले रिवर्स एंड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा रेक्टिफायर दोनों तरह के, सेंटर टैप
रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर आने के पूरे चांस है, फुल वेव आने के पूरे पूरे चांस हैं, समझ गए। और कहीं जाकर के तीसरे नंबर पर पीएन जंक्शन फैब्रिकेशन एंड वाइजिंग। बाकी एक एक नंबर में, दो दो नंबर में पर्सन आने के पूरे चांस होते हैं, डायोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी। खैर कम टू द पॉइंट माय डियर, इसे पीएन जंक्शन कहा गया, यही डायोड है और इसका सिंबल होता है, इसे पी टाइप और इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमें पीएन जंक्शन फैब्रिकेशन भी आ गया। जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ रखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स की तरफ माइग्रेट होंगे और अपनी जगह को खाली छोड़ देंगे और दोनों टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी, जिसके कारण एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट होगा। कंसेप्ट क्लियर? एवरीवन सेटिस्फाई? अब फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग, मतलब बाइजिंग पढ़ेंगे। और बाइजिंग क्या होता है? बाइजिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड टू कनेक्ट द पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप पॉजिटिव और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तब इसे फॉरवर्ड बाइजिंग कहा जाएगा। और फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या घटनाएं घटेंगी, जरा ध्यान देंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के कारण खींचे जाएंगे और आगे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉजिटिव टर्मिनल खींच लेगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक रिपल्शन जनरेट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स तेजी से डिप्लीशन लेयर से पास होंगे और लो रेजिस्टेंस होगा, करंट हाई होगा। और करंट आप नोटिस करेंगे, अगर करंट इसमें मिली एम्पियर में मैं वाई एक्सिस पर मान लूं और वोल्टेज इधर मान लूं, तो जब हम कुछ टाइम तक वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट नहीं बढ़ता। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में भी आप इस तरीके से लिखेंगे कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन अस फॉरवर्ड करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड फॉरवर्ड वोल्टेज। क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? व्हेन वी स्टार्ट टू इंक्रीज द वोल्टेज फॉर सम टाइम देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम द सेमीकंडक्टर, क्योंकि आपने इससे कम या इसके बराबर वोल्टेज अप्लाई किया है जो पोटेंशियल बैरियर का वोल्टेज था। उसके बाद करंट इंक्रीज लीनियरली, इट मींस इस एरिया में कोई सेमीकंडक्टर कई बार ohm's लॉ भी फॉलो कर लेता है। फिर एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज करंट इंक्रीज शार्पली एंड दिस वोल्टेज इज सेट टू बी द नी वोल्टेज एंड नी वोल्टेज इज 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड फॉर जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट। नी वोल्टेज पर क्या हुआ कि एकदम से शार्पली करंट बढ़ गया, इस पर वोल्टेज सारा हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के कारण उसने सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कोवेलेंट बॉन्ड एकदम से तोड़ दिए और करंट एकदम से फ्लो हो गया। फिर इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रिवर्स बाइजिंग। रिवर्स बाइजिंग में अगर आप नेगेटिव से पी टाइप सेमीकंडक्टर और पॉजिटिव से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव से आप एन टाइप सेमीकंडक्टर कनेक्ट करते हैं, तो ये रिवर्स बाइजिंग होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के द्वारा खींचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, लेकिन आगे ये लेने से मना कर देगा, तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और होल्स जनरेट हो जाएंगे। डिप्लीशन लेयर थिक हो जाएगी। जितनी ज्यादा थिकनेस होती है डिप्लीशन लेयर की, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। और व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड डिपेंड, आप कहेंगे ऑन द बाइजिंग, ऑन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। मोर विल बी द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। कांसेप्ट क्लियर? डन। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? अब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ेगा और फिर थोड़ा थोड़ा करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन एक टाइम पर करंट शार्पली बढ़ जाएगा। इस वोल्टेज को रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पर सारा वोल्टेज हीट के अंदर कन्वर्ट होकर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स शार्पली बढ़ा देंगे। डन? कोई दिक्कत यहां तक? वेरी गुड। इसके बाद मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मास एक्शन लॉ का न्यूमेरिकल। मास एक्शन लॉ का न्यूमेरिकल करते समय ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखेंगे। Ne मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल इंट्रिंसिक इंप्योरिटी इन द पर यूनिट वॉल्यूम। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके नोट्स में है और आपको ये न्यूमेरिकल और एक वो सिलिकॉन वाला जो मैंने आपको कराया हुआ है न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल आप 100% करके जाएंगे। प्रश्न सुन लीजिएगा जरा ध्यान से। A semiconductor has equal number of electron and hole concentration of 8 into 10 की power 8 per meter cube on doping with certain impurity electrons concentration increase to
12 into 10 की पावर 6 पर मीटर क्यूब। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कैलकुलेट न्यू नंबर ऑफ होल्स। हाउ एनर्जी गैप डिक्रीज। पहली बात, इंप्योरिटी ऐड करने से एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है, तो आप लिखेंगे जब आप इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इंप्योरिटी ऐड करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और एनर्जी गैप रिड्यूस हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। कैलकुलेट द न्यू नंबर ऑफ होल। बी पार्ट पहले करना पड़ेगा, सी पार्ट आप ए पार्ट बाद में पता चलेगा। आपको टोटल इंट्रिंसिक इंप्योरिटी दे दी गई 8 इंटू 10 की पावर 8 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दे दिए कि इतने हमने उसके अंदर और ऐड किए हैं, तो कितने नंबर ऑफ होल्स होंगे। मैंने फॉर्मूला आपको ये बताया है, तो सबसे पहले फॉर्मूले के मार्क्स लेंगे, हाफ मार्क्स। फिर ये वैल्यू यहां रखेंगे जो आपको दी गई है, ये वैल्यू यहां रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और आपके पास इस न्यूमेरिकल में जो आपके नोट्स में है ये आंसर आया था। फिर आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड किए थे या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है। यहां मुझे नंबर ऑफ होल्स ज्यादा दिखाई दिए, 10 की पावर 8 है, 10 की पावर 6। तो जब नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे तो इट मींस ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो गया। डन। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स की कंडक्टिविटी होल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है नंबर ऑफ होल्स और मोबिलिटी ऑफ होल, तो नेट कंडक्टिविटी दोनों के सम के बराबर होती है। ये भी फॉर्मूला आप याद रखें। डन। फिर इसके बाद आप एक प्रश्न पर आइएगा, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक या एक से अधिक डायोड लगे होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सेंटर टैप रेक्टिफायर है। सेंटर टैप रेक्टिफायर दो तरह की है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरी फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक डायोड लगी होती है और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो डायोड लगी होती है। अब जरा ध्यान देंगे, इस चीज को कंसेप्ट क्लियर करके समझेंगे। Diode is an electronic device which is used to convert alternating current and voltage into the direct current and voltage. It consists, फिर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे जैसे आपको नोट्स में लिखवाई गई है। It consists a step down transformer, ये इनपुट है AC। इस प्राइमरी कोइल का एक टर्मिनल P1 है और दूसरा टर्मिनल P2 है और सेकेंडरी कोइल का एक टर्मिनल S1 दूसरा S2 है। इसके अंदर एक डायोड और एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस यहां भी आप लगा सकते हैं, इट इज लोड रेजिस्टेंस जिसे डीसी सप्लाई चाहिए। तो अब अल्टरनेटिंग करंट आपके पास आया या अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपके पास आया, इसे अपर फेस, इसे लोअर फेस, अपर फेस, लोअर फेस, अपर फेस, लोअर फेस कहा जाएगा। ठीक है जी। आप ध्यान देंगे, मैंने कंसीडर किया बिल्कुल उस थ्योरी को इस तरीके से लिखेंगे कि इन अपर फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वी कनेक्ट P1 विद नेगेटिव एंड P2 विद पॉजिटिव। Due to induction, S1 became positive and S2 negative. अब पॉजिटिव p टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट और नेगेटिव n टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट, then we get output. When phase change, P1 became positive and P2 became negative, due to induction it became negative and it became positive. इसे आप थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से ताकि ये अलग रिलेशन है दूसरे वाला। अब नेगेटिव से p टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और n टाइप हो गया पॉजिटिव से कनेक्ट। देन डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो डायोड करंट को ब्लॉक कर देगी। वी गेट नो आउटपुट। वंस अगेन फेज विल चेंज एंड वी गेट आउटपुट। अपर फेज में आपको आउटपुट मिलती चली जाएगी। ठीक है जी। फिर हम बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें दो डायोड सेम सीक्वेंस में लगी होंगी। हम फिर दोबारा इसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, इसे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, P1 को नेगेटिव से और P2 को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ड्यू टू द इंडक्शन S1 बिकम पॉजिटिव एंड S2 बिकम नेगेटिव। ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है, इसके कारण हमें आउटपुट ये मिलेगी और दूसरी रिवर्स में होगी, इसके कारण नहीं मिलेगी। फिर फेज चेंज होगा, देखो फेज चेंज होने पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ, ये रिवर्स में गई लेकिन ये फॉरवर्ड में आ गई, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट। अब इसके कारण आउटपुट मिलेगी। ये चीज आपको लिखनी है बस। फिर इसके कारण और यहां हर फेज में आपका आउटपुट मिलेगी। दिस इज रेक्टिफायर। डन। एक न्यूमेरिकल मुझे आ सकता है पेपर में कि ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में है।
दोनों तरफ मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, तो आपको देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर मस्ट बी कनेक्टेड टू द हायर वोल्टेज। अगर हायर से है तो फॉरवर्ड बाइसिंग, अदरवाइज रिवर्स बाइसिंग। तो ज्यादा क्या होता है प्लस बाइसिंग। डन। लेकिन अगर इधर अर्थिंग है, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, तो अब भी फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर अर्थिंग इधर है और ये -4 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट इज ग्रेटर देन -4, देन दिस इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन अगर ये +4 से और इधर अर्थिंग है, देन इट इज इन रिवर्स बाइसिंग। डन। डन। ये सारे केस आप करके जाएंगे। एक इस तरीके के न्यूमेरिकल के चांस है कि आपके पास एक डायोड है, यहां 3 ओम का रेजिस्टेंस है, एक डायोड ये है, यहां 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसके बाद मेरे पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और आपको कहा नेट करंट फाइंड कीजिए या कौन से डायोड इसमें फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग है वो बताइए। तो आपको ध्यान रखना है बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हुआ तो यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा पूरी आर्क में, और करंट इधर नहीं जाएगा, तो करंट को रास्ता ये फॉलो करना पड़ेगा। इस रास्ते में पड़ने वाले 2 ही रेजिस्टेंस है जिनका नेट सम 3 + 1 4 है, और नेट वोल्टेज हमारे पास 6 है, तो 6/4 दैट इज द करंट 3/2 एम्पियर इन द सर्किट। एवरीवन सैटिस्फाइड? भाई मेरा मानना है अगर सिर्फ आप इतना ये यूनिट करके चले गए तो आपके 7-8 नंबर की यूनिट है, फुल मार्क्स आएंगे। बस नोट्स जरूर पढ़ के जाएंगे आप। दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुलाऊंगा यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद मैं आपका ऑप्टिक्स भी तैयार कराऊंगा। ऑप्टिक्स के आप 30 मिनट में ऑप्टिक्स पूरी तैयार कर दोगे। ठीक है जी।